अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की रेगुलेशन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एमसीक्यू के हवाले से भी। थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल लगेगा, बट जब आप इसको समझ के करेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं उनको हमारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है, यानी कि हमारा सांस लेना, हमारा खाना को अंदर निगलना, हमारा फूड को बॉडी से बाहर खारिज करना, ये तमाम प्रोसीजर जो हैं, ये दिल का धड़कना, इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अब ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट किसी काम को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई पार्ट किसी और काम को कंट्रोल कर रहा होता है। आज हम देखेंगे कि वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे सांस लेने के निज़ाम को कंट्रोल करता है। सो सांस लेने के निज़ाम को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, हम बेसिकली तीन मुख्तलिफ चीज़ों से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। पहला है ब्रेन, जो कि हमारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। दूसरी चीज़ होती है कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सपोज करें अगर किसी का ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, उसको ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो क्या वो सांस लेने का निज़ाम उसका खराब हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। कुदरत ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक सेकंड मैकेनिज्म जनरेट किया हुआ है जो कि केमिकल्स का मैकेनिज्म है। केमिकल्स उसके जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और तीसरा आता है कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर। आपकी बुक के अंदर दो सिस्टम्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है। एक है नर्वस रेगुलेशन और दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप कोशिश करिएगा कि इसको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सबसे पहली चीज आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो सामने हमारा होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, जो दरमियान में होता है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो हमारे बैक साइड पे ब्रेन होता है उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब जो हमारा हाइंड ब्रेन है वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। हाइंड ब्रेन के टोटल तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोन्स जो ऊपर होता है, उसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके नीचे एक लंबी सी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, दिमाग का पिछला हिस्सा इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। हम पोन्स और मेडुला को अगर इकट्ठा पढ़ें तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, वो अगर आपसे पूछें व्हाट इज ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम होता है पोन्स प्लस मेडुला, अगर इकट्ठे पढ़े जाएं तो इनको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक हो गया। अब हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है? ये दो चीजें कंट्रोल करती हैं। हमारा पोन्स भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इसको हम मेडुला भी कह सकते हैं या इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो कहाँ मौजूद होता है? मेडुला में और पोन्स में। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को इकट्ठा कहेंगे तो हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेन बनना शुरू होता है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेडुला जो है इसके फर्दर हिस्से होते हैं, इसी तरह से जो पोन्स है इसके भी फर्दर हिस्से होते हैं। ठीक है, आपने एनाटमी पढ़ी है। एनाटमी में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है वेंट्रल पार्ट और एक होता है डोर्सल पार्ट। सही है, जैसे ये जो है ये मेरा वेंट्रल पार्ट है, सपोज करें जो सामने वाला हिस्सा है, जो इसकी बैक साइड है इसको आप कहते हैं डोर्सल पार्ट। सही हो गया। अब ये वेंट्रल पार्ट के काम और होते हैं, इससे मैं चीज़ों को पकड़ सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जबकि इस वाले हिस्से में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। इसी तरह से मेडुला के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक वो हिस्सा जो आपको सामने नजर आ रहा है इसको वेंट्रल पार्ट कहते हैं। एक वो हिस्सा है जो कागज की दूसरी साइड पे होगा, इसकी बैक साइड पे होगा, उसको आप कहेंगे डोर्सल पार्ट। ठीक हो गया। अब जो हम देखेंगे कि वेंट्रल पार्ट रेस्पिरेशन के कौन कौन से हिस्सों को कंट्रोल करता है और डोर्सल पार्ट क्या करता है। जो चीज सामने होती है ना, सबसे आगे खड़ी होती है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए हम क्लास में भी मॉनिटर बनाते हैं, तो मॉनिटर वो होता है जो क्लास में सबसे आगे बैठता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छी चीजें परफॉर्म कर सकता है, तो हम उसको मॉनिटर बनाते हैं और उसमें क्लास में आगे खड़ा करते हैं। इसी तरह से जो चीज सामने होती है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। मेडुला का वो वाला पार्ट जो सामने होता है उसको आप कहते हैं वेंट्रल पार्ट। ठीक है, मैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेस्पिरेशन करनी है। वेंट्रल पार्ट मेडुला का जो सामने वाला हिस्सा है ये दोनों चीजों को कंट्रोल करता है। ये इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कब आपने सांस अंदर लेके जाना है दैट इज इंस्पायरेशन, कब आपने सांस बाहर निकालना है दैट इज एक्सपायरेशन। इन दोनों को कंट्रोल करने में वेंट्रल मेडुला का पार्ट हिस्सा होता है। जबकि जो बैक वाला पोर्शन है, जो पिछला वाला मेडुला का हिस्सा है, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। वो सिर्फ क्या कर सकती है? वो सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करती है। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो उसको डोर्सल पोर्शन कंट्रोल करता है, सांस बाहर निकालने के अमल को डोर्सल पोर्शन कंट्रोल नहीं करता। तो ये चीज आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है कि वेंट्रल पोर्शन जो है मेडुला का, ये जो सामने वाला पोर्शन है मेडुला का, वो सांस लेने के अमल को भी और सांस बाहर निकालने के अमल दोनों को कंट्रोल करता है, जबकि
कि मेडोला का जो बैक वाला पोर्शन है, दैट इज डॉर्सल पोर्शन, वो सिर्फ किसको कंट्रोल करता है, सांस अंदर लेने के अमल को कंट्रोल करता है। वो हमें, अगर मैंने सांस अंदर लेना है तो वो हिस्सा काम करेगा, और जब मैं सांस बाहर निकालूंगी तो डॉर्सल पार्ट कोई काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा जो ब्रेन का कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, वो होता है पोन्स। पोन्स के दो हिस्से होते हैं। पोन्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और जो पोन्स का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं एप्निवेस्टिक सेंटर। ठीक है, थोड़े से नाम मुश्किल है। अपर वाला इस कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक, पी साइलेंट होता है, एन से हम प्रोनाउंस करते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एप्निवेस्टिक सेंटर। अब आपने याद ही रखना है कि जो इसका अपर पोर्शन होता है वो इंस्पायरेशन को रोकता है। देखें, ऐसे तो फिर ये होगा ना कि अगर मैं सांस अंदर लेना चाहती हूँ तो मैं पूरी सबकी ऑक्सीजन अंदर ले जाऊंगी। तो हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज़ भी होती है जो हमें रोकती है कि आपने एक हद तक सांस अंदर लेना है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपने अंदर नहीं लेकर आ सकते। वो पार्ट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लंबा सांस लेने की कोशिश करते हैं तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारी इंस्पायरेशन को लिमिट कर देता है। यही वजह है कि हर इंसान एक खास हद तक ऑक्सीजन को अंदर लेके जा सकता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके नहीं जा सकता। अगर ये पार्ट ना होता तो शायद हम लोग एक दूसरे की ऑक्सीजन भी छीनने पे आ जाते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रेगुलेट किया है कि हर इंसान एक खास हद तक चीज़ों को स्टोर कर सकता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या काम करता है, इंस्पायरेशन को रोकता है और आपको मना करता है कि खास हद से ज़्यादा आप सांस अंदर नहीं लेकर आ सकते। जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एप्निवेस्टिक सेंटर, ये क्या करता है, ये इंस्पायरेशन को प्रमोट करता है। ये आपको कहता है कि ज़्यादा लंबा सांस लें। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह से इसको याद करना है कि जो मेडोला का आगे वाला हिस्सा है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को प्रमोट करता है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इस तरह से पोन्स के दो हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, ये इंस्पायरेशन को रोकता है, और जो पोन्स का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको एप्निवेस्टिक सेंटर कहते हैं, ये इंस्पायरेशन को प्रमोट करता है। वो आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सपायरेशन। तो आप याद रखेंगे कि ना तो डॉर्सल, ना ही न्यूमोटैक्सिक, ना ही एप्निवेस्टिक, इन तीनों का एक्सपायरेशन पे कोई रोल नहीं है। एक्सपायरेशन पे सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, वेंट्रल पार्ट का। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। एक रेगुलेशन हमारे पास हो गई जो कि थी नर्वस रेगुलेशन। सेकंड रेगुलेशन हमारे पास आती है केमिकल रेगुलेशन, कि हमारे केमिकल्स कैसे हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। कि अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने रखे हैं जो कि रेस्पिरेशन के सिस्टम को चलाते रहते हैं और हम सांस जो है वो ले सकते हैं। अब वो जो आइंस हैं वो दो इंपॉर्टेंट आइंस आपने याद रखने हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट आइंस हैं जो आपकी रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरीली या सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो है हाइड्रोजन आइंस। अब हाइड्रोजन आइंस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताती हूँ। आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारा ब्लड और हमारा दिमाग, ब्रेन, ठीक है, ब्लड और ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है इसके दरमियान में एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, बैरियर में रुकावट। जब हमारा ब्लड बॉडी से ब्रेन की तरफ जाता है तो दरमियान में एक पर्दा होता है, एक झिल्ली होती है जिससे गुजर के वो ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है। उस झिल्ली को हम बी भी कहते हैं या उसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। झिल्ली का मकसद ये होता है कि इसमें से कुछ चीज़ें गुजर सकती हैं और कुछ चीज़ें झिल्ली गुजरने की इजाजत नहीं देती है। आप पता ना, मेम्ब्रेन इसी तरह से होती है कि मेम्ब्रेन कुछ चीजों को तो गुजरने की इजाजत देती है और कुछ चीजों को गुजरने से रोक देती है। अब हमारे पास इन दोनों आइंस में से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर में से गुजर सकता है, इस झिल्ली में से गुजर सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयंस इस झिल्ली में से गुजरने की कोशिश करता है और ब्रेन में एंटर होने की कोशिश करता है तो ये मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयंस को एंटर नहीं होने देती। सही हो गया। लेकिन मैंने भी आपसे कहा है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस को ब्रेन में पहुंचना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सके। तो हमने पहुंचाना है हाइड्रोजन आयंस को। हाइड्रोजन आयंस को मेम्ब्रेन सीधे तरीके से नहीं जाने दे रही तो हम क्या करते हैं, हम टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हैं। अब वो टेढ़ा रास्ता क्या है? पहली चीज आपको समझ आ गई है जी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि वो झिल्ली जिसके जरिए से कोई चीज ब्रेन के अंदर एंटर हो सकती है। जब आप ब्रेन में एंटर होते हैं तो ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये वो फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं
हाइड्रोजन आइंस वो यहाँ पे आपको बताता है कि हाइड्रोजन आइंस स्टिमुलस है इंस्पायरेशन को रेगुलेट करने के लिए, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। बट मसला ये है कि जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को और इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, लिहाजा वो जब क्रॉस नहीं करेंगे तो वो ब्रेन में एंटर नहीं होंगे। जब वो ब्रेन में एंटर नहीं होंगे तो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है जिसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आइंस नहीं होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन आइंस नहीं होंगे तो मैंने भी आपको कहा है कि रेगुलेशन तो हाइड्रोजन आइंस कराएंगे, तो हाइड्रोजन आइंस नहीं है। हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन आइंस को ब्रेन के अंदर पहुंचाना ही पहुंचाना है। सो हम शॉर्टकट या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। हम क्या चालाकी करते हैं या हमारी बॉडी क्या चालाकी करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रेन बैरियर में से गुजर जाएगी और जैसे ही वो हमारे ब्रेन में एंटर होगी, ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और आपको पता है फ्लूइड के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेन में एंटर होगी वो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। किस एंजाइम की मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में, और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये अनस्टेबल होता है और थोड़ी देर में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको तोड़ देता है और एज अ रिजल्ट क्या बना देता है, हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट आइन। यही इक्वेशन आप पिछले लेक्चर में भी पढ़कर आए हैं। अब अगर हम गौर करें तो हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी ब्रेन में, वो किसमें कन्वर्ट हो गई है एट द एंड, हाइड्रोजन आइंस में। ठीक हो गया, तो हाइड्रोजन आइंस डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर की और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे ब्रेन में मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ रिएक्ट किया और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई हाइड्रोजन आइंस में। तो अब हमारे ब्रेन के अंदर इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आइंस की मिकदार बढ़ गई है। ठीक हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड अब सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आइंस को या हमारे ब्रेन में हाइड्रोजन आइंस की मिकदार को बढ़ाती है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आइंस बन गए। जैसे ही हाइड्रोजन आइंस बनेंगे ये हमारे सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर देंगे। जैसे ही सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होगा तो हमारी रेस्पिरेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में भी थी, ठीक है, ब्लड से होके वो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में गई थी ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में है तो ब्लड आसानी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स उसे नाक के जरिए से एक्सपायर करके बाहर निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। बट अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चली गई और वो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही रही तो वो बहुत पोटेंट हो जाएगी। पोटेंट मीन जहरीली हो जाएगी, उसको फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचती है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती, वो केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन बन जाती है और हाइड्रोजन सेफ होती है और हाइड्रोजन हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो यही हैं कि मेन केमिकल कौन सा है रेस्पिरेशन का, तो वो है हाइड्रोजन आइंस। अगर वो आपसे पूछें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं रेस्पिरेशन के, तो वो दोनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी। अगर वो पूछे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो हाइड्रोजन है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा आइन ऐसा है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस नहीं करता, तो वो है हाइड्रोजन। तो फिर हम हाइड्रोजन की मिकदार ब्रेन में कैसे बढ़ाते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भेजते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आइंस को इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के अंदर इंक्रीज कर देती है। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।